नमस्कार। मौलिक शक्ति न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साइमा। 5 साल पहले दिल्ली में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद भीषण दंगे हुए थे। 53 लोगों के मरने वालों में से 40 मुस्लिम थे, बाकी हिंदू। क्या 2020 के दिल्ली दंगे छात्रों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय राजनेताओं के एक समूह की तरफ से शहर को अस्थिर करने की पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थे? दिल्ली पुलिस ने यही दावा किया है। दरअसल उसने अदालतों को यह बताया है कि दंगों की जांच में बड़ी साजिश के सबूत सामने आए हैं, जिसे उसने 5 बड़ी चार्जशीट में पेश किया है। 30,000 से ज्यादा पेजों में फैली 5 चार्जशीटों की जांच को पढ़ने के बाद चिंताजनक तस्वीरें सामने आती हैं। दरअसल आरोप पत्र को सबूतों की जगह संदिग्ध गवाह के बयानों से भर दिया गया है। विरोध प्रदर्शनों को अपराध बता दिया गया है। कमजोर सबूतों के आधार पर लोगों को फंसाया गया है। सांप्रदायिक दंगे 23 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्व दिल्ली में भड़के थे, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के समर्थकों और इसके विरोधियों के बीच झड़पों का नतीजा थे। हालांकि सीएए ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का मौका दिया, बशर्ते कि वो मुस्लिम ना हो। दिसंबर 2019 में पारित इस अधिनियम ने पूरे भारत में विरोध प्रदर्शनों को भड़काया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि दिल्ली दंगे सीएए का विरोध करने वालों के खिलाफ सत्तारूढ़ यानी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भड़काऊ भाषणों से भड़के थे। 26 फरवरी 2020 के एक आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज ने कहा था कि भाजपा के 4 नेताओं अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा और अभय वर्मा के बयान भारतीय दंड संहिता की घृणास्पद भाषण की परिभाषा पर खरे उतरते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन पर नहीं, इसके बजाय कठोर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत एंटी सीएए आंदोलन के 20 नेताओं और प्रतिभागियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने यह भी आरोप लगाया है कि इन 20 लोगों ने कई महीनों में बनाई गई एक योजना के तहत दंगों को अंजाम दिया। 2020 के दौरान पुलिस ने उनमें से 18 को गिरफ्तार किया, 2 फरार हैं। दंगों के 5 साल बाद उनमें से 12 यानी सभी मुस्लिम अभी भी जेल में बंद हैं और मुकदमा शुरू होना अभी भी बाकी है। इन्हीं में पूर्व छात्र नेता उमर खालिद, शर्जील इमाम और खालिद सैफी भी शामिल हैं। उमर खालिद को एक व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य बताकर मुख्य साजिशकर्ता बता दिया गया। उस व्हाट्सएप ग्रुप के संदेश जब अदालत में पढ़े जाएंगे तब जज साहब के रुख का भी पता चल जाएगा। दरअसल स्क्रॉल ने चार्जशीट का विश्लेषण किया है, जिससे पता चलता है कि चार्जशीट में एक बनी बनाई कहानी चलती नजर आती है, जो शायद ही कभी जमीनी हकीकत को बताती है। सरकारी पक्ष ने बहुत कम सीधे सबूतों का जिक्र किया है। विरोध प्रदर्शन की वैधता और आतंकवाद के बीच की रेखा को खतरनाक ढंग से धुंधला कर दिया गया है। विरोध प्रदर्शनों को आतंकवादी गतिविधियां मान लिया गया है। सरकारी पक्ष का मामला क्या है, चलिए वो बताते हैं। दरअसल साजिश का मामला सरकारी पक्ष के इस दावे पर आधारित है कि 20 शख्सों ने सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के बहाने जबरदस्त साजिश रची थी, जिसके 4 चरण थे। चार्जशीट के मुताबिक पहले चरण में दिसंबर 2019 में दिल्ली के कुछ हिस्सों में छोटे दंगों को अंजाम देने के लिए और विरोध प्रदर्शन करने वालों को उकसाने और जुटाने के लिए कई व्हाट्सएप समूह बनाए गए। इन छोटे दंगों का अर्थ शहर के 4 क्षेत्रों में एंटी सिटीजनशिप अधिनियम विरोधियों और पुलिस के बीच में एक हफ्ते के भीतर हुई 10 झड़पों में से एक है। अब चलिए दूसरे चरण की राजनीति की बात करते हैं और उसमें क्या कुछ है वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल पुलिस की कहानी के मुताबिक इसमें छात्र संगठनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाया गया, विरोध स्थल चुने गए और अधिनियम से संबंधित प्रचार किया गया। यह दिसंबर 2019 और जनवरी और फरवरी 2020 में हुआ। सरकारी पक्ष ने साजिश के हिस्से के रूप में मुस्लिम बहुल इलाकों में स्थापित 23 विरोध स्थलों की तरफ इशारा किया, जहां शाहीन बाग आंदोलन की तर्ज पर महिलाएं धरने देने के लिए बैठ गईं।
लेकिन ये जिक्र नहीं किया गया है कि महिलाओं ने धरना देने के दौरान कोई हिंसा की, लेकिन धरना देने को वो साजिश मान रहे हैं। पुलिस के मुताबिक तीसरा चरण जो जनवरी और फरवरी 2020 में भी फैला हुआ था, इन विरोध प्रदर्शनों को दंगों में बदलने की योजना बनाने से संबंधित था। इसमें कथित तौर पर हथियार जमा करना और षड्यंत्रकारी बैठकें शामिल थीं। चौथा चरण जिसमें फरवरी 2020 में हुआ, जिसमें चक्का जाम और पुलिस के साथ टकराव शामिल थे। अधिकारियों का ये आरोप है कि इसका परिणाम फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में उत्तर पूर्व दिल्ली में दंगों के रूप में सामने आया। दिल्ली में सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान सभी राजनीतिक दलों ने जाम किया, प्रदर्शन किया। बीजेपी तक ने सड़क पर जाम लगाया, प्रदर्शन किया। ये विरोध का एक सामान्य रूप है, लेकिन पुलिस की चार्जशीट में शाहीन बाग आंदोलन जैसे धरनों को साजिश बताया गया। सबूतों में आरोपियों की तरफ से भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज और फेसबुक पोस्ट भी शामिल हैं। दिल्ली प्रोटेस्ट सपोर्ट ग्रुप नामक एक व्हाट्सएप ग्रुप को दंगों की योजना बनाने और प्रबंधित करने के लिए एक मंच के रूप में पेश किया गया है। सरकारी पक्ष ने अपने ही बनाए गए गवाहों के बयानों पर भरोसा दिखाया, जिनकी पहचान सरकारी पक्ष ने छिपा ली है। आरोप पत्र में ये कहा गया है कि आरोपियों ने सड़क जाम को हिंसा में बदलने की योजना बनाने के लिए बैठकें की। इन गवाहों ने दावा किया कि आरोपी व्यक्तियों ने हथियार जमा करने और पुलिस और गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने पर भी चर्चा की। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ आरोपी व्यक्तियों ने दंगों को सुविधाजनक बनाने के लिए धन जुटाया और बांटा भी। सरकारी पक्ष ने सीसीटीवी फुटेज की तरफ इशारा किया, जिसमें कुछ आरोपी व्यक्तियों को विरोध स्थलों और बाकी जगहों पर मिलते हुए दिखाया गया है। इसने आरोपी व्यक्तियों के कॉल विवरण रिकॉर्ड और संदेशों के डिजिटल रिकॉर्ड का हवाला दिया, जो ये बताता है कि वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं। अब चलिए आपको ये बताते हैं कि इसमें प्रत्यक्ष सबूतों की क्या कमी रही है। दरअसल सरकारी पक्ष के मामले की सबसे खास बात यह है कि आरोपियों को हिंसा की कृत्यों से जोड़ने वाले प्रत्यक्ष सबूतों की भारी कमी है। इसके बजाय चार्जशीट एक बड़े साजिश की तस्वीर पेश करने के लिए अनुमान और अटकलों पर भारी निर्भर करती है। स्क्रॉल से बात करने वाले वकीलों ने बताया है कि अधिकांश आरोपियों पर केवल कुछ गवाहों के मौखिक आरोपों के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। सरकारी पक्ष के मामले का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। इतना ही नहीं, वकीलों ने आगे कहा है कि किसी भी आरोपी से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है और कोई सीसीटीवी फुटेज उन्हें हिंसा के स्थलों पर नहीं दिखाता है। इतना ही नहीं, सरकारी पक्ष ने सिर्फ सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने और उनमें भाग लेने के आरोपियों के सबूत प्रदान किए हैं। हालांकि चार्जशीट में पेश किए गए व्हाट्सएप समूह चैट और सोशल मीडिया पोस्ट में विरोध प्रदर्शनों को हिंसा में बदलने की किसी भी योजना का साफ तौर पर संकेत नहीं मिलता है। इसके बावजूद चार्जशीट में ये भयावह दावा किया गया है कि विरोध प्रदर्शनों का उद्देश्य सांप्रदायिक दंगों को अंजाम देकर बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मियों और गैर मुस्लिमों को मारना और घायल करना के साथ ही सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना था। एक डिफेंस वकील ने बताया है मीडिया से कि सरकारी पक्ष ने ठोस सबूतों से निष्कर्ष निकालने की बजाय जानकारी के टुकड़ों को जोड़कर उन्हें पहले से तैयार कहानी में फिट किया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की कहानी गवाहों के बयान पर है। एक गवाह को अज्ञात रखते हुए पुलिस ने उसके हवाले से लिखा कि सीलमपुर में 23 जनवरी 2020 को एक गुप्त जगह पर उमर खालिद ने बैठक की। इस बैठक में खालिद ने बाकी लोगों से एसिड, लाल मिर्च पाउडर, पत्थर जमा करने को कहा। एक और अज्ञात गवाह का पुलिस को बता रहा है कि 17 फरवरी को चांद में बैठक हुई और उसमें विरोध प्रदर्शनों को तेज करते हुए दंगा करने की योजना बनाई गई। इतना ही नहीं, चार्जशीट में इस तरह के तमाम बयान अज्ञात या फिर गुप्त गवाहों से भरे हुए हैं। दयालपुर पुलिस स्टेशन के 3 पुलिसकर्मियों ने एक जैसी भाषा, एक जैसे नाम रिपीट किए हैं। उनके बयान में रत्ती भर भी फर्क नजर नहीं आ रहा है, जिसके बाद सवालों की बाढ़ आई हुई है और विपक्ष भी पूरी तरीके से इस मामले को लपकने के लिए तैयार है। तो अब देखना यह होगा कि जो पुलिस ने चार्जशीट पेश की है, जब वो कोर्ट में जज के सामने आती है तो इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।